Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. I am Alka Yadav. I have cleared TGT Natural Science in 2021. Okay, so today I am here to discuss some previous year questions of 2021. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये हेल्प भी करेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में. So let's start with our question. Very first question is, a current of 1 ampere is drawn by a filament of electric bulb for fourth part of an hour. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So we know that current is equals to, current किससे डिनोट किया जाता है, I से डिनोट किया जाता है, and charge is denoted by Q and time is for T. So formula क्या है करंट का, I equal to Q upon 2. This is the formula, right? So हमें current given है, we are given current and we are given time. So we have to find the charge. Okay. चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, करंट एम्पियर. एसआई यूनिट आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम एंड टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड. सो हमें इन्हीं टर्म्स में अपना क्या निकालना है, आंसर निकालना है. सो हमें करंट कितना दिया हुआ है, वी आर गिवन करंट विच इज इक्वल्स टू 1.0 एम्पियर और टाइम हमें दिया हुआ है फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, मतलब कि 1/4 ऑफ एन आवर. ठीक है, लेकिन हमें टाइम चाहिए किसमें, सेकेंड्स में चाहिए. सो वी विल कन्वर्ट आवर इनटू सेकेंड. 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सो टोटल एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं. सो टाइम विल बी 1/4 ऑफ 3660 सेकेंड्स, राइट. सो आप आंसर करेंगे तो इट विल बी 900 सेकेंड. टाइम वुड कम आउट टू बी 900 सेकेंड. सो हमें क्यू फाइंड आउट करना है, राइट. तो वी आर गिवन करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर विच इज इक्वल्स टू क्यू, हमें निकालना है चार्ज एंड टाइम इज 900 सेकेंड्स. ओके, सो इफ वी अगर हम देखें इधर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 into 900 सेकेंड which will equals to 900 coulomb. So answer will be 900 coulomb. Option number A is correct. Next question पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. सो अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ, या फिर हम पावर बोलते हैं, ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है. ठीक है, आपको अगर फोकल लेंथ दी हुई है तो 1/f कर दोगे तो पावर निकल जाएगी लेंस की. पावर हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. लेकिन 1/f अगर हम इसका वो निकालें तो फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, राइट. सो 1/मीटर में होती है, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मीटर इनवर्स, राइट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में, लाइक A to B गया है स्ट्रेट लाइन में, कोई चेंज डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. डिस्टेंस ट्रेवल इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. नो, जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. डिस्टेंस ट्रेवल इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ट्रेवल से इक्वल होगा या फिर कम हो गया, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है. डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं. डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. नो, इट्स नॉट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. ए से बी पॉइंट पे गया है, वापस ए पॉइंट पर नहीं आया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज. अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. सो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डिस्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, राइट. सो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर डिस्टेंस को L से करेंगे, टाइम को T से. सो ये T डिवाइड में है तो ऊपर लेके जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इट विल बी LT-1. यहाँ पे T-1 का मतलब ही क्या है, 1/T, right. So LT-1 will be the answer. Option number D is correct.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ, देखो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो एक ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जो कि नॉन कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे नॉन कंडक्टर क्या है, ग्लास एंड प्लास्टिक, कॉपर इज अ कंडक्टर। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी जो क्वेश्चंस है ये सारे 9th 10th की एनसीईआरटी बुक से आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने जो किया है वो बाहर से नहीं है, बेशक आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो डायरेक्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पूछ लिए गए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी से। सो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो ये लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल 3 रेज, एंगल दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है। ये 2 लॉ हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं विच आर द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। को प्लेनर का यहाँ पे मतलब है सेम प्लेन, ओके, सेम प्लेन मतलब है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तीनों इंसिडेंट सेम प्लेन पर लाई करती है, तो ऑप्शन 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। A wave of wavelength 0.50 centimeter is produced in air and it travels at a speed of 250 meter per second. What will be the frequency of the sound? So ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी साउंड की, राइट। सो जो अगर हम बात करें वेवलेंथ की एंड स्पीड ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी की, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इट इज़ लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, राइट। सो सी इज स्पीड हेयर, okay, v is nu is frequency and lambda is wavelength। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन द टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। सो यूजिंग द फॉर्मूला लेट्स निकालते हैं हम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, राइट। तो हमें वेवलेंथ कितनी गिवन है 0.50 सेंटीमीटर, स्पीड हमें 250 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, देखो मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, राइट। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाउंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को इधर लेके जाएंगे और लेमडा को इधर लेके आएंगे, तो फिर इट विल बी न्यू इज इक्वल्स टू 250 इंटू 100 अपॉन में 0.50। सो ये कैंसिल आउट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी 50,000 will be the answer। देखो 50,000 इज द हर्ट्स में होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट है हर्ट्स, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50,000 हर्ट। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, दिस इज द मेन फॉर्मूला हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक क्लास 9 से क्वेश्चन लिया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों ही क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो पास्कल जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल लॉ पर बेस्ड है, ठीक है, के प्रिंसिपल बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। देखो डायरेक्ट लाइन उठा के डाल दी है और वहीं से क्वेश्चन बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर में देखें देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स का इन इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्लास 10th में से आया है, ठीक है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट करेगा। ये भी क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
वहाँ से आया है ये क्वेश्चन। देख लो सारे क्वेश्चन 9, 10 से आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कर्वेचर ऑफ लेंस ऑफ एन आई इज ऑल्टर्ड। तो हमारा लेंस का कर्वेचर होता है डैट इज ऑल्टर्ड, उसको रेगुलेशन कौन करता है, उसके कर्वेचर को स्मॉल लार्ज कौन करता है, सिलेरी मसल्स। रेटिना तो देखो बैक साइड में है, तो इसका तो कोई, अगर देखो आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो रेटिना तो बिल्कुल बैक साइड में है, लेंस आ गया तो कैसे करें, विट्रियस ह्यूमरस, ये तो आपके लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कॉर्निया इज द वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द लेंस इज कॉर्निया, राइट। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सिलेरी मसल, ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। हु ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस्ड बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर किसने डिवाइस किया था, ये 9th की एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपने जीके भी अच्छे से की है, हु डिस्कवर्ड व्हाट, अगर आपने सबसे पहले किसने क्या डिस्कवरी किया, अगर आपने जीके में ये भी अच्छे से किया तो वहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज। वो वेव्स जो ऑडिबल रेंज से नीचे होती है उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इज ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर्स। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर से ही ट्रांसफ़र किया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को हाउसेज और इंडस्ट्रीज में हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू एट वेरी हाई वोल्टेज। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऐसा ही होता है, राइट। मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन, यस ये भी करेक्ट है, जो एसी का मेजर पोर्शन है वो वायर के अपर पोर्शन से ज़्यादा फ्लो करता है एज कम्पेयर टू कोर। कोर में जो फ्लो होता है एसी का वो कम होता है वायर के। नेक्स्ट ऑप्शन, डीसी ऑफ सेम वोल्टेज एज एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज डीसी डायरेक्शन फ्लो, यस दिस इज करेक्ट कि डीसी जो है ज़्यादा डेंजरस है एसी से सेम वोल्टेज पे, क्योंकि जो फ्लो होता है करंट का डीसी में डायरेक्ट करंट का चेंज नहीं होता, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर डैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रोंगर, नहीं स्ट्रोंगर नहीं होती, एसी वाली मोटर ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर विल बी दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम, क्रिटिकल एंगल थीटा सी से डिनोट किया, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम अ मीडियम टू द एयर। तो हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। सो बिफोर फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल वी शुड नो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जिस पे इंसिडेंट रे लाई करेगी टू द सरफेस ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर हो। एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम से। सपोज दिस इज द मीडियम, दिस इज मीडियम with refractive index mu and this is air with refractive index mu1, ठीक है। अब this is normal, this is normal, तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह लाई करेगी सरफेस पे, ठीक है, कुछ इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, कुछ इस एंगल पर आएगी कि जो रिफ्रैक्टेड रे हो वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर हो। जब इंसिडेंट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है कुछ इस एंगल पर, जब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो नॉर्मल से 90 डिग्री पे हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, राइट। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल जब रिफ्रैक्टेड रे क्या है 90 डिग्री पर है, किससे, नॉर्मल से। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, मीडियम 1 का, ठीक है, साइन आई जो इंसिडेंट रे है उस मीडियम पे इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू में साइन आर, दैट इज द रिफ्रैक्टिव एंगल। सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, okay, refractive index of medium 2 and upon refractive index of medium 1. So according to Snell's law अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, देखते हैं। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू इनटू एंगल कितना है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने सॉल्व करना है, इसका रिफ्रैक्टिव मीडियम एयर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड साइन
एंगल कितना है रिफ्रैक्टिव एंगल 90, साइन 90। आगे सॉल्व करते हैं। म्यू इंटू साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल 1 इंटू साइन 91 होता है, सो इट वुड बी म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1। सो साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू एंड क्रिटिकल एंगल वुड बी 1 बाय म्यू अपॉन साइन, तो थीटा से कितना हो जाएगा 1 बाय म्यू साइन इनवर्स। ओके, सो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 1 बाय म्यू साइन इनवर्स। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो स्नेल्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, क्लास 10 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेस इन लिक्विड इन कंपैरिजन टू सॉलिड। यस, करेक्ट होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है लिक्विड से और गैसेस में कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ये तो करेक्ट है। शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज। यस, इट कैन बी चेंज ईजिली। जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर की शेप वो ले लेगा लिक्विड। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज। नहीं, ईजिली चेंज नहीं कर सकते हो, इज नॉट सो ईजी टू चेंज। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 17, सन रेडिएट्स डैश जूल ऑफ एनर्जी एवरी। तो इसका हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻26 जूल्स ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है सन। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन एज ए टाइम पासेज, तो वो रेस्ट होती है। यस, आपने एक ग्राफ भी पढ़ा होगा मेरे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बाकी वीडियोस देखे, उसे मैंने ग्राफ में भी कराया हुआ है कि अगर टाइम के साथ सेम पोजीशन पर है ऑब्जेक्ट तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पर है। ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो करेक्ट है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन। यस, कोई मीनिंग नहीं होता रेस्ट और मोशन का विदाउट अ व्यूअर। व्यूअर मतलब यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो मोशन और रेस्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि हम जो रेस्ट और मोशन स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, सो both 1 and 2 are correct. Question number 19. A rifle having a mass 8 kg fires a bullet with a speed of 300 meter per second. If a rifle recoil with a velocity of 1 point, then find the mass of the bullet. So ये conservation of momentum पर based question है, तो इसमें ये होता है m1 into v1 equals to m2 v2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सो देख लेते हैं। अगर हम देखें इनिशियल पोजिशन, तो राइफल भी रेस्ट पर है और बुलेट भी रेस्ट पे है। तो m1 हम ले लेते हैं इसका मास ऑफ बुलेट, सॉरी मास ऑफ गन, एंड m2 हम ले लेते हैं मास ऑफ बुलेट। v1 हम ले लेते हैं वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, एंड v2 ले लेते हैं हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड u1 इनिशियल वेलोसिटी of gun, and u2 is initial velocity of bullet। ठीक है। So according to conservation of mass, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है। सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा मेनली। ठीक है, तो मास ऑफ गन हमारे पास कितना है 8 kg। इनिशियल वो 0 स्पीड पर थी। मास ऑफ बुलेट हमें निकालना है और इनिशियल स्पीड कितनी थी बुलेट की, वो भी 0 थी। ये 0 हैं दोनों ही क्योंकि रेस्ट पर है। जब फायर की तो मास ऑफ गन इज दिस, तो फायर की तो हमें राइफल की फाइनल वेलोसिटी हमें दी है 1.5 प्लस मास हमें बुलेट का निकालना है m2, और हमें किस स्पीड से फायर की थी फाइनल वेलोसिटी हमें बुलेट की दी हुई है 300। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0। सो 8 इंटू 1.5 वुड बी 12 प्लस 300 m2। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 300 m2। m2 वुड बी 12 बाई 300। ओके, एंड ये देख लेना ये केजी में है। ठीक है, हम केजी में निकाल रहे हैं, इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। इसको पहले ही कर लो ग्राम्स में कन्वर्ट 8000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 120 इस तरह से।
So it would come out to be 40 grams. Option number A. So this was the solution. So this was all about today's lecture. I hope you liked my video. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।